दूसरे दिन मालदेव जी की बारात वापस रवाना होने लगी। जब पहले राजकुमारियों की शादी करते थे तो कहते भाई राजकुमारी अपने ससुराल जाके खुद काम थोड़ी करेगी, तो काम करने के लिए दासियां होनी चाहिए, तो साथ में दासियां दिया करते थे। तो कहते हैं उमादे के साथ में एक लड़की भेजी गई। उमादे ने कहा और किसको मेरे साथ में भेजा जाए, एक दासी भेजी गई जिसका नाम था भारमली। भारमली नाम की एक दासी भेजी गई थी, कंक्यूबाइन भेजी गई, दासी थी भारमली, कंक्यूबाइन थी, इसको साथ के अंदर भेजा गया। हुआ यूं, थोड़ी सी फिर एक बात सुनिए आप। कहते हैं कि ये भारमली के मम्मी पापा के बारे में पता ही नहीं था कि इसके मम्मी पापा कौन थे कौन नहीं थे। जब ये पैदा हुई थी, पैदा होते इसको फेंक दिया गया था। अभी भी अखबारों में अपने पढ़ते रहते हैं, कन्या शिशु कचरे के ढेर में मिली, कन्या को फेंक दिया गया। आज अपने को यदि ऐसी कोई बच्ची मिल जाए तो अपने क्या करें, अपने हॉस्पिटल वालों को देख के आते हैं, अपने पुलिस वालों को बताते हैं इस बारे में। उस टाइम पुलिस कौन, राजा, हॉस्पिटल कौन, राजा। तो बच्ची किसी को मिली तो उन्होंने ले जाके लूणकरण जी को दे दी, और लूणकरण जी ने उसको पाल पोस के बड़ा किया। उमादे के साथ में बड़ी हुई थी, उमादे की खास सहेली थी। और उमादेव ने अपने पापा का, पापा इसको मेरे साथ भेजो ताकि मेरा मन लगा रहे वहां पे। ठीक है भाई, मालदेव जी ने कहा साथ में ले जाओ इसको। कहते हैं भारमली उनके साथ में चली गई। शाम को मालदेव जी की सुहागरात आई। मालदेव जी थोड़ा नशा पता किया ही करते थे, नशा वगैरह लेके वो अपने रूम के अंदर आए, और तब तक उमादेव तैयार नहीं हुए, रानी थे, श्रृंगार वगैरह कर रहे थे, सज धज रहे थे। उमादेव को समाचार मिला कि साहब राव जी अपने महलों के अंदर आ गए। उमादेव को लगा कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसने भारमली, दासी थी उसके पास ही बैठी थी, सहेली थी उसकी, और उसने कहा कि भारमली तू एक बार जाके राव जी, राव मालदेव थे, राव की उपाधि, राव जी को जाकर देगा, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। कहते भारमली गई, और भारमली बेहद सुंदर थी खुद भी, और मालदेव जी नशे के अंदर थे। उमादेव को जब इस बात का पता चला कि मेरे पति ने ये गलत काम किया है, उसने मेरा वेट करना ही सही नहीं समझा, और उसने कहा कि ऐसे लिचड़ पति का मुंह तो मैं आज देखूं कल देखूं। उसके बाद उम्र भर उमादे ने मालदेव का मुंह वापस नहीं देखा था। इसलिए उन उमादे को हम किस नाम से जानते हैं, रूठी रानी के नाम से जानते हैं। तो याद रहेगी बात कि रूठी रानी किसे कहा जाता है, तो रूठी रानी उमादेव कहा जाता है। कहाँ की राजकुमारी थी, तो वो जैसलमेर के भाटी राजा लूणकरण की बेटी थी। कौन सी दासी की वजह से नाराज हो गई थी, तो वो भारमली नामक दासी की वजह से नाराज हो गई थी, और उसने मालदेव का आजीवन बाद मुंह नहीं देखा था। यहां से चली गई थी, अजमेर के तारागढ़ किले में खूब दिन तक रही थी। कहते हैं शेरशाह सूरी वाला जब अटैक हुआ था तब तारागढ़ खाली करवाया था, तब बाद में जोधपुर के पास में किसी गांव के अंदर आके रहने लग गए थे। कई दिन बाद में एक बेटा गोद ले लिया था, मालदेव का बड़ा ही बड़ा बेटा था राम सिंह, दूसरी किसी रानी से राम सिंह हुआ था, उसको गोद ले लिया था, और उसके साथ में गुंदोज रहे थे। बाद में फाइनली केलवा चले गए थे, मेवाड़ में जगह पड़ती है केलवा, वहां चले गए थे। पर कहते हैं कि जब मालदेव जी की मृत्यु हुई थी, और जब केलवा में उमादेव थे, वहां पर उनको समाचार मिला कि भाई मालदेव जी की मृत्यु हो गई, तो उमादेव वहां पर उनके साथ में सती होते हैं। मालदेव जी की पगड़ी भेजी गई थी, और उस पगड़ी के साथ में सती हो गए थे। और उन्होंने कहा भाई वो बेलखना था, उसने अपने पति होने का धर्म नहीं निभाया, उसने गलती की, बाकी मैं पत्नीव्रता नारी हूं, मैं अपने पत्नी होने के सारे धर्म निभाऊंगी। और वो मालदेव जी के साथ में बाद में सती हो जाते हैं। उस उमादे जैसी पतिव्रता नारी को हम आज भी याद करते हैं, उसके स्वाभिमान को याद किया जाता है। क्या स्वाभिमानी महिला थी, जिसने गलत बात की, पति की गलत बात को स्वीकार नहीं किया तो नहीं किया, और आजीवन अपने पति से अलग रही। इसलिए हम उसको किस नाम से जानते हैं, रूठी रानी के नाम से जानते हैं। अजमेर के तारागढ़ किले में रही थी, बाद में फाइनली लास्ट में तो राम को लेके केलवा चली गई थी, और केलवा में वहां अपने पति की पगड़ी के साथ में क्या हो गई थी, सती हो गई थी। मूल तो कहानी ये है। फिर भी थोड़ी सी से जुड़ती हुई एक बात और है, आगे थोड़ी सी बात सही आपको समझ में आएगी, मैं फिर आपको बात बताता हूँ। देखो, कहते हैं कि उमादेव जब यहाँ जोधपुर के आसपास में कोसाना कोई गांव था, वहां पर जब रह रहे थे, तब एक दिन मालदेव जी को लगा कि यार मेरी गलती थी यार, मेरी गलती की वजह से उमादेव वापस चले गए, इसलिए उमादेव को मना के वापस लाया जाना चाहिए। और मालदेव के दरबार में एक बहुत अच्छे कवि हुआ करते थे, ईसरदास जी। और मालदेव ने ईसरदास जी को कहा, ईसरदास जी यार आप जाओ और जाके उमादेव को मना के लेके आओ। ईसरदास जी गए, और ईसरदास जी ने जाके उमादेव को मनाया, मना भी लिया, और कहा आपको वापस चलना चाहिए, वापस चल के मालदेव जी के पास रहना चाहिए। उसने कहा नहीं नहीं, एक बार जिस आदमी को छोड़ के आ गई उसके पास वापस मैं तो आज जाऊं कल जाऊं, और फिर मैं वापस गई तो क्या इज्जत रह जाएगी। लोग कहेंगे कि पहले तो मुंह सुजा के गई थी, और एक बार मनाया देते हैं वापस आ गई। ईसरदास जी ने कहा अरे ऐसी कोई बात नहीं है ना, आपको बाकायदा पटरानी का दर्जा दिया जाएगा, मालदेव आपसे माफी मांगेगा, 10 लोगों के सामने माफी मांग लेगा, आपकी इज्जत को बरकरार रखा जाएगा। उमादे ने कहा कि देखो बाढ़ जी, आप कह रहे हो तो मैं साथ चल लूंगी, पर मेरी इज्जत में तनिक भी कमी नहीं आनी चाहिए। ईसरदास जी ने कहा मेरी गारंटी, आप तो साथ चलो।
उमादे को लेके वापस आ रहे थे। रानियां पालकी में बैठ के आया करती थी, उमादे पालकी में बैठ के आ रहे थे। कहते इधर बाकी रानियों को जब पता चला कि उमादे आ रही है तो उनको लगा उमादे पटरानी पड़ेगी, अपनी जो वैल्यू खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी। तो उन्होंने एक कवि और हुआ करते थे, ईसरदास जी के अंकल थे आसानंद जी। और आसानंद जी का, आसानंद जी ये तो एक महिला का अपमान है ना, एक बार जो यूं नाराज हो गए चली गई अपने पति से, वो वापस थोड़ी आए कोई। आसानंद जी ने कहा सही है, उमादे को नहीं आना चाहिए, मालदेव जैसे आदमी के पास तो कतई नहीं आना चाहिए, इसने गलती की थी उनके खिलाफ, तो आपको समझाना चाहिए। आसानंद जी ने कहा पक्का। और कहते हैं आसानंद जी जिधर से उमादे की पालकियां आ रही थी उधर बाहर जाके खड़े हो गए, और जैसे ही उमादे की पालकियां पास है, आसानंद जी ने जोर जोर से एक दोहा बोला कि मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तज मान, दो दो गेंद ने बंद हु एक एक खंबू ठाण। मतलब कि मान रखे तो पीऊ तज, मान मतलब सम्मान, पीऊ मतलब पति, यदि सम्मान चाहिए तो पति त्याग दो, पीऊ रखे तज मान, पर यदि पति चाहिए तो सम्मान त्याग दो। मतलब दोनों में से एक मिलेगा। मालदेव जी मिल गए तो इज्जत नहीं मिलेगी, इज्जत मिलेगी तो मालदेव जी नहीं मिलेगी। कि आज उमादे की इज्जत है कि उमादे वह रानी है जो अपने पति को ठोकर मार के चली गई, जिसने मालदेव जैसे शक्तिशाली सम्राट को और ठुकरा दिया, जिसने 9 कुंटी मारवाड़ का राज्य त्याग दिया। और आज उमादे के गीत गाए जाते हैं, दोहे बोले जाते हैं। तो इज्जत तो है लेकिन पति नहीं है उसके पास में। यहां आगे तो पति तो मिल जाएगा, पर ये जो इज्जत अब मिली हुई ये नहीं मिलेगी वापस। दो दो गेंद न बंद हु, गेंद का मतलब होता है हाथी, दो दो हाथियों को नहीं बांधा जा सकता, एक एक खंबू ठाण, एक ही खंबे के ठाण पे, एक ही स्थान पे दो दो हाथियों को आप नहीं बांध के रख सकते, वो आपस में लड़ेंगे। इसलिए इज्जत या पति में से एक चीज जो आपको प्यारी हो वो मिल सकती है, दोनों एक साथ तो नहीं मिलेगी। और उमादे ने जैसे ही ये दोहा सुना उनके झाड़ झाड़ उठी और वो यहाँ से वापस चले गए थे। कहते हैं उसके बाद वापस वो यहाँ पे नहीं है। थोड़ा सा और मैं कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं। कहते उमादे का किस्सा तो उसके बाद खत्म हो गया, पर भारमली तो अभी तक मालदेव के पास ही रहा करते थे। एक दिन जैसलमेर की तरफ बिजलियां चमके और भारमली एक टक उधर देखे। मालदेव जी ने भारमली से पूछा कैसे, जैसलमेर की याद आ रही है, पीहर की याद आ रही है? उसने कहा याद तो खूब ही आ रही है, तुम्हें जाना चाहिए जैसलमेर, जाके आना चाहिए। उसने किस मुंह से जाऊं मैं, मेरी वजह से उनकी राजकुमारी घर छोड़ के चली गई, आज मैं जाऊंगी तो मुझे वो क्या कहेंगे। उनका तेरे को कहेंगे मतलब जैसलमेर वालों की इतनी औकात कि तेरे को उल्हाने दे दो, तेरे को ओढ़ में देंगे वो, तू कल जा। और कहते बारमली को भेजा, मालदेव जी ने लिख के भेजा कि जैसलमेर वालों यदि बारमली के साथ कुछ भी ऊंच नीच हुई तो देख लेना। अब बारमली वहां पे जैसलमेर गई, अपने पीहर है, पीहर ही था एक तरीके से, वहीं पली बड़ी थी, वहां जाके रहने लगी। कहते वहां का जो राजकुमार था, वैसे तो ऑलरेडी शादीशुदा आदमी था, 3 रानियां थी उसकी, पर भारमली बेहद सुंदर थी। वो भारमली के चक्कर काटे, आसपास घूमे भारमली के। उन तीनों रानियों को डर महसूस हुआ, उनको लगा कि ये भारमली इसको और चक्कर के अंदर लेगी। तीनों बैठ के आपस में बातचीत की। उनमें से एक रानी थी, उस जैसलमेर वाले राजकुमार की जो एक रानी थी, वो बाड़मेर में एक जगह पड़ती है कोटड़ा, वहां कोटड़ा का जो सामंत था बाघ सिंह, उसकी बहन थी। बाघ सिंह को कह दिया बागा, और कोटड़ा का था इसलिए हो गया कोटड़िया। उस बाघे कोटड़िए की बहन थी। बागा कोटड़िया धड़ाईती आदमी था, धड़ाईती मतलब जो दिन दहाड़े धाड़े मार ले, डाकू टाइप का आदमी था, पर था रॉबिन हुड। अमीरों को लूटता, गरीबों में धन बांटा करता था, गरीबों को नहीं सताता, और जो लूंठे लोग होते हैं, शक्तिशाली लोग होते हैं, उनसे टकरे लिया करता था। उन तीनों रानियों ने आपस में बात कर उस बीच वाले रहने का कि तेरा भाई बागा शक्तिशाली आदमी है, तुम भाग्य को बुला, वही बारमली का इंतजाम कर सकता है कोई। भाग्य को बुलाया गया, भाग्य को बुला के बहन ने रोते रोते पूरा किस्सा का। बहन ने कहा वैसे तो आप सब जानते ही हो, और मैं क्या बताऊं, ये बारमली पहले हमारे ननंद का घर खराब करके आई है, और अब आप पूछो मत, आपके जो जीजाजी है, हमारे जो पति है, वो एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं, कभी भी उधर जा सकते हैं, प्लीज आप कुछ कीजिए। भाग्य ने कहा ठीक है, ये छोटी सी बात है, कल एक काम करना, कल जब मैं वापस जाऊं तो सीख देने के लिए तू मत आना, भारमली को भेज देना। सीख देना समझते हो? अभी भी घरों में अपने रिवाज होता है कि कोई मेहमान आया हुआ होता है तो जब दूसरे दिन जाता है तो तिलक विलक निकाल के उसको सीख देते हैं। विशेषकर जब भाई बहन के घर गया होता है तो बहन तिलक वगैरह निकाल के उसको वापस जो भेजती है उसको सीख देना कहते हैं। उसने कहा ठीक। दूसरे दिन बागा सुबह सुबह उठा, उठते ही बिना चाय पानी पी के ऊंट पे जाके बैठा अपने। जैसलमेर वाले उनका बाग जी क्या हुआ, चाय पानी तो पी के जाओ, सीख तो ले जाओ। उनका नहीं यार लेट हो रही है, मेरे को कोटड़ा जल्दी जाना है। तो अरे तो सीख तो ले जाओ, तो फटाफट मेरी बहन को अंदर जाको, जल्दी से यार सीख दे दे, मैं ऊँट को खड़ा ही नहीं कर रहा, ऊँट पे बैठा हूँ। कहते हैं कि बहन को सब बातें पता थी। जैसे ही अंदर का, बहन ने कहा अब इतनी जल्दी मैं तो तैयार ही नहीं हूँ, नहाई नहीं, ओढ़नी का है मेरी। भारमली सज धज के पास में बैठी थी एकदम, और उसने कहा कि भारमली तिलक कित निकाला, तू निकाल के आ जा। भारमली ने कहा हाँ पक्का। और कहते भारमली तिलक वाली थाली लेके गई,
जैसे ही हाथ ऊपर करके और बागे की तिलक करने लगी, बागे ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के ऊंट पे बिठा लिया और जैसलमेर से उसको लेके कोटड़ा आ गया। जैसलमेर से कोटड़ा आते आते बागे को भारमली को बागे से प्यार हो गया। मतलब राजस्थान की बेहतरीन लव स्टोरी है। इतनी अच्छी लव स्टोरी नहीं मिलेगी कहीं पे कि बागा भारमली एक दूसरे के लिए जीते और एक दूसरे के लिए मरा करते थे। जहाँ एक दो है अच्छा सा, जहाँ तरवरता है मोरी और जहाँ सरवरता है हंस, जहाँ बागोता है बहरमल, जहाँ दारूता है मंस। कि जहां जहां तरवर मतलब पेड़ है वहां वहां मोर मिलेंगे, जहां जहां सरोवर तालाब है वहां वहां हंस मिलेंगे, जहां शराब होगी वहां मांस आएगा, जहां बागा है वहां पे भारमली रहेगी। मालदेव के पास समाचार पहुंचे कि साहब बागा कोटड़िया भारमली को लेके भागा और मालदेव ने कटकटाए दांत। उसने कहा यार उमा दे गई वो गई भारमली को और ले गए। और उसने अटैक करो। भाग्य की इतनी क्या औकात कि ऐसे मेरी दासी को उठा के ले जाए। लोगों ने समझाया कि साहब अटैक मत करना, बागा डाकू आदमी है, दढ़ाइती है, इधर उधर भाग गया, हाथ नहीं आया तो अपनी बेइज्जती कि 9 कुंटी मारवाड़ के राजा की सेना गई और पकड़ी नहीं पाई। दूसरी बेइज्जती ये कि साहब दासी के लिए हमला कर दिया। तो उसने कहा तो और कोई तरीका देखा जाए। तो मालदेव अचानक याद है, मालदेव ने कहा उस दिन जब उमादेव वापस आ रहे थे तो सामने बैठ के वहां पे और वो दोए कौन बोल रहा था रे? वो तो आसानंद जी थे। तो आसानंद जी जब आपकी वजह से उमादेव वापस नहीं आ पाए तो भारमली को आप लेके आओगे। आसानंद ने कहा पक्का, ये मेरी गारंटी। कहते आसानंद जी बागे के पास भारमली लेने के लिए वापस गए। बागे ने जैसे ही सुना कि साहब आसानंद जी जैसा महान विद्वान मेरे पास मिलने के लिए आ रहा है, वो गुण ग्राहक आदमी था। 3 कोस सामने 9 किलोमीटर सामने गया आसानंद जी के, दंडवत साष्टांग प्रणाम किया उसने जाके। तो धन घड़ी धन भाग कोटड़े की धरती के, जो आप जैसा महान विद्वान हमारे पास आए और लेके आया उनको, बहुत सेवा करे उनकी, अच्छे अच्छे शिकार करके लाए उनके, अच्छा खाना पीना खिलाए, भारमली भी अच्छे अच्छे पकवान बनाए, आसानंद जी को खिलाए। आसानंद जी ने जब देखा कि बाघा मेरा इतना ध्यान रखता है, उन्होंने जब देखा कि भारमली बाघा से इतनी बेहंतिया मोहब्बत करती है, आसानंद जी वापस गए नहीं। आसानंद जी कहते वहीं रहने लगे थे, बाघा भारमली के पास ही रहे थे। कालांतर में जब बाघा मरा था तो भारमली उसके साथ में सती हो गई थी और आसानंद जी जो थे वो पागल हो गए थे और इधर उधर यूं दीवारों के सिर मारते मारते घुमा करते थे। बाघा आओ बड़े घर कोटड़ा तू धनी, जासी फूल झड़े पर बास न जासी बाघ जी। कि बाघा जिस प्रकार फूल झड़ जाता है पर उसकी सुगंध नहीं जाती, वैसे हे कोटड़े के धनी बाघा तू चला गया पर तेरी याद मेरे मन से अभी तक नहीं जाती। कहते हैं उधर पास में पाकिस्तान में अमरकोट रियासत पड़ती थी, वहां के कोई राणा जी थे और किसी ने जाके राणा जी कहा आसानंद जी जैसा महान आदमी घूम रहा है, आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। कहते वो आसानंद जी को अपने पास लेके चले गए और अपने पास में रखते, खूब ध्यान रखते, जीव रखते पूरा। पर आसानंद जी बात बात में बातें वैसी करते सारी की सारी कि बागा ऐसे था, बागा ऐसे था। उसको बेचारे ये सहन है, तो उसको लग रहा है मैं राणा और मेरे मुंह के सामने की जो छोटे मोटे सामंत की क्या बात हो। उसने कहा था साहब इतना क्या बागा बागा लगा रखा है, उसका नाम लेना बंद ही नहीं करते, ऐसे कि आप आजीवन बागे का नाम लेते रहोगे। आसानंद ने कहा जब तक है जान तब तक तो बागे का नाम छूटेगा नहीं। उसको बड़ा ईगा हर्ट हुआ, उसको ईगो हर्ट हुआ उसका। और कहते उसने आसानंद जी के पोते को बुलाया और आसानंद जी के पोते को बुला कि यदि तेरे दादाजी एक पूरी रात बागे का नाम नहीं ले तो मैं हर 1 घंटे पे 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। पोते ने सोचा यार 7-8 घंटे की रात तो पक्की, 7-8 घंटे सोने के सिक्के का जुगाड़ हो जाए, 7-8 लाख सोने के सिक्कों का जुगाड़ हो जाएगा, 7-8 पीढ़ियां तिर जाएगी। और उसने अपने दादाजी को जागी कहा ये बात। दादाजी ने कहा देख पोते पार तो नहीं पड़ेगी, बागा मेरे जीव की जड़ी है, कहीं अंदर बसा हुआ है, बागे को मैं कैसे भूल सकता हूँ, फिर भी तू कह रहा है तो आई विल ट्राई। बिठाया साहब आसानंद जी का, आपका समय शुरू होता है अब। डोकरे ने कई देर तक तो जैसे जैसे दांत किटकिटाए, नहीं बोलना नहीं बोलना नहीं बोलना, पर फाइनली रहा नहीं गया और थोड़ी देर के अंदर दो बोलने शुरू किए। थोड़ थोड़ पग दौड़ करस्या पेट रहे कारण है, रात दिवस राठौड़ बिसरिया नहीं बाग जी। ये पेट की लड़ाई तो आदमी कहीं पूरी कर लेगा, ये पैसे टक्के की लड़ाई तो कहीं कमाई करके मांग के कैसे पूरी की जा सकती है। इस पेट की लड़ाई के लिए बागा तेरे को कोई कैसे भूल सकता है। पोते ने माथा पीट लिया। फाइनली आसानंद जी वैसे बागा को याद करते करते बाद में एक्सपायर हुए थे। तो क्या बागा भारमली की प्रेम कहानी है, क्या बागा और आसानंद जी की दोस्ती है। इतिहास ऐसी कई कहानियों और ऐसी कई दोस्तियों से भरा पड़ा है। खंगाल खंगाल के निकाले जाए तो ऐसे ऐसे प्रसंग उठकर सामने आते हैं कि अचंभा होता उन चीजों पे, क्या लोग रहे थे वो।